चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले ना हम लोग एनिमल किंगडम जो मैंने आप लोगों को कराया था, एनिमल किंगडम के क्वेश्चन एंड में डाले हुए हैं मैंने। मॉर्फोलॉजी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब एक एक बार तो चैप्टर सबने पढ़ा है सपोज, तो आप ही लोग इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। मतलब पूरा का पूरा जो आप लोगों को मॉर्फोलॉजी का रहता है ना कि हमको याद नहीं रहता चैप्टर, तो विल ट्राई कि हम पूरा याद करके चले सारी चीजें एक साथ। तो मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले वी ऑल नो कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्लांट के आउटर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लांट की अगर हम मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो हमें क्या पढ़ना होता है, सिर्फ उसका स्टेम देखना होता है। स्टेम के टाइप्स पढ़ते हैं, लीफ पढ़ते हैं, लीफ के टाइप्स, रूट एंड रूट के टाइप्स, यही तो पढ़ते हैं ना सर। इसके अलावा और कुछ पढ़ते हैं? मॉडिफिकेशंस डिलीटेड है, मॉडिफिकेशंस नहीं है अब, ठीक है। और नई जो फैमिलीज ऐड हुई हैं वो नई वाली फैमिली से भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपका इस वाले टेस्ट में। एनाटॉमी में आप लोगों का सारा सेकेंडरी ग्रोथ डिलीटेड है, सेकेंडरी ग्रोथ से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। डिलीटेड वाला पार्ट से तो क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, एज वेल एज न्यूली एडिट से भी क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो आप लोगों के लिए तो बहुत इजी हो गया है ये वाला पार्ट। इवन आप लोग इसका बोल रहे थे यूनिट 1 में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में टिश्यू वाला पार्ट कट है ना टिश्यू वाला पार्ट। और कॉकरोच और आपको फ्रॉग पढ़ना है, कॉकरोच फ्रॉग से क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। तो पढ़ना ही क्या है फिर इस यूनिट में आप लोगों को? सिंपल नहीं हो गया आपके लिए? आपने पूरा तो फ्रॉग सिखाएंगे। एक दो क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, उसके लिए आपको पूरा फ्रॉग पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी। नहीं, न्यूली एडिड वाली फैमिलीज में पढ़ाऊंगी अभी आप लोगों को, इसलिए वहां से अभी मैंने क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा ये डायग्राम दिया हुआ है ना एनसीईआरटी का, इस डायग्राम पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो डायग्राम की लेबलिंग वी ऑल नो कि सबसे पहले हमारे पास ये फ्लावर्स है, फ्लावर्स के मॉडिफिकेशन हम पढ़ते हैं, फ्रूट पढ़ता है, फ्रूट के टाइप्स देखते हैं, स्टेम, स्टेम के टाइप्स, लीफ, लीफ के टाइप। तो ऊपर वाला जितना भी सिस्टम होता है, अबव ग्राउंड वाला जितना पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं आपका शूट सिस्टम। और सॉइल के अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पूरा का पूरा रूट सिस्टम। एंड वो पार्ट जहां से आपकी नई ब्रांच एराइज होती है उसको बोलते हैं नोड। एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड इज नोन एज इंटरनोड, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज नोन एज इंटरनोड। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। नेक्स्ट, रूट्स के अंदर जब हमने रूट सिस्टम देखा तो रूट्स के अंदर 3 रीजन्स होते हैं। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है। कौन कौन सा रीजन होता है? रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन में ही रूट हेयर्स प्रेजेंट है या नहीं है? यस मैम। एंड देन हमारे पास रूट हेयर्स का काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन का फंक्शन होता है। देन वी हैव रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में ही हमारे पास रूट। अपनी अपनी एनसीईआरटी बुक्स खोल के बैठो सबके सब, एनसीईआरटी और नोट्स ओपन करके रखो। हमारे पास है रीजन ऑफ मैचुरेशन, देन रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड देन रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये आपको याद रखना है। जो हमारे पास ये सॉइल वाला लेवल होता है, इस लेवल को क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल या डिस्टल? प्रोक्सिमल। डिस्टल, डिस्टल। तो अपर एंड होता है ना। प्रॉक्सिमल वाले हैंड रेज करके बताओ। एग्जैक्टली ऊपर वाला पार्ट कौन सा होता है हमारा? डिस्टल। डिस्टल एंड होता है। और नीचे वाला प्रॉक्सिमल। तो यहां से क्वेश्चन बनता है नीट में। क्या क्वेश्चन बनता है? ये क्वेश्चन बन जाता है कि रीजन ऑफ मैचुरेशन के प्रॉक्सिमल में कौन सा रीजन है? रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन के प्रॉक्सिमल में कौन सा रीजन है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के डिस्टल में कौन सा रीजन है?
Region of Region of elongation. elongation. रीजन ऑफ इलोंगेशन के डिस्टल में, Reason of maturation. Region of रीजन ऑफ maturation. मैचुरेशन, ठीक है। और रूट हेयर्स है हमारे पास और रूट कैप है। रूट कैप का काम क्या होता है? Protection करना. हम जो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक होता है ना, RAM होता है, रूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट एपिकल मेरिस्टेम को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो रूट कैप जो होता है क्या वो एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होगा? No, ma'am. एब्सेंट इन Yes. Aquatic plant. एक्वेटिक प्लांट्स, ये आपको याद रखना है। देन हमारे पास रूट्स के टाइप्स आ जाता है। 2 टाइप की होती है रूट्स, टैप रूट एंड Adventitious. Adventitious. एडवेंशियस रूट। टैप रूट के अंदर जो हमारी, बिकॉज हमें पता है सबसे पहले ये हमारी प्राइमरी रूट होती है, प्राइमरी रूट से ही सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी से ही टर्शरी। तो टैप रूट के अंदर जो प्राइमरी रूट है ये लॉन्ग लिव होती है, लेकिन एडवेंटिशियस में क्या होती है? एडवेंटिशियस में जो प्राइमरी रूट है ये बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है। तो इसका मतलब जितनी भी ब्रांचेस आती है वो सब कहाँ से आती है? इसी एंड से ऐसे ओरिजिनेट होती है। तो ये हमारी एडवेंटिशियस बन जाती है ऐसे। टैप रूट किसके अंदर पाया जाता है? टैप रूट का एग्जाम्पल Some carrot. डाइकोट और एडवेंटिशियस Monocot. Monocot. मोनोकोट। ये आपको याद रखना है यहाँ पे। फिर एडवेंटिशियस के अंदर ही 2 टाइप्स हम पढ़ते हैं, एक होता है फाइब्रस रूट और एक होता है फॉलियर रूट। फाइब्रस और फोलियर में डिफरेंस बताओ। मैम फाइब्रस वो होती है जो बेस से कंटिन्यू होती है, आई मीन बेस से तो निकलती स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होता है। जैसे ये हमारा स्टेम है, स्टेम के बेस से जो ओरिजिनेट होगी वो होंगी आपकी फाइब्रस रूट, और फोलियर रूट जो आपकी लीफ बेस से ओरिजिनेट होंगी, लीफ बेस से। और ये आपकी पहले बीट स्टेम बेस से ओरिजिनेट होंगी, इनको हम बोलेंगे। फाइब्रस वाले का एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, वीट। एंड फोलियर का ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम के लीव्स में से लीव्स निकलती है ना? हाँ, लीव्स में से ही छोटे छोटी एडवेंटिशियस रूट्स निकलती है, बर्ड्स जो निकलती हैं वहां पे, ठीक है। और रूट का मेन फंक्शन हमें पता ही है क्या है? वाटर एब्जॉर्प्शन का होता है, प्लांट को एक सपोर्ट देने का काम करता है, ये काम करता है। रूट के मॉडिफिकेशन हम पहले पढ़ते थे, स्टिल्ट रूट, प्रॉप रूट, अब सारे मॉडिफिकेशंस डिलीटेड है, अब हमें वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो सिंपल हो गया हमारे लिए। सबसे पहले हमें रूट के रीजन्स याद रखने हैं, फिर उसके बाद हमें सिर्फ रूट के टाइप्स याद रखने हैं। टैप रूट डाइकोट में, एडवेंटिशियस में मोनोकोट रूट, ये याद रखना है। क्लियर? यस मैम। चलो अब आ जाओ इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए बॉक्सेस में बना बना के लिख दिए हैं। सबसे पहले हमें पता है कि जो हमारी मोनोकोट प्लांट्स होता है, अच्छा मोनोकोट और डाइकोट में डिफरेंस तो आप लोगों को पता है ना क्या होता है? यस मैम। Yes, ma'am. क्या डिफरेंस होता है मोनोकोट डाइकोट में? मैम मोनोकोट में सिंगल कोटिलेडन होता है जबकि डाइकोट में डबल कोटिलेडन्स होता है। हाँ, और एक सिंपल सा डिफरेंस याद रखना, जितने भी छोटी हाइट वाले प्लांट होते हैं वो छोटे छोटे प्लांट होते हैं सारे मोनोकोट, क्योंकि उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। यस मैम। और जितने बड़े साइज के प्लांट है वो सारे डाइकोट। डाइकोट्स होंगे, बिकॉज उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। और सेकेंडरी ग्रोथ हमेशा किसकी वजह से होती है? वेस्कुलर कैम्बियम और कोर्क कैम्बियम, जो हम सेकेंडरी ग्रोथ में पढ़ते थे। इतना तो याद होगा ना बेसिक वाला, वेस्कुलर कैम्बियम, कैम्बियल रिंग होती है इसकी वजह से। यस मैम। तो ऐसे ही आपको याद रखना है मोनोकोट। तो मोनोकोट के अंदर ये बोल रहे हैं कि जो हमारा अब हमारा लीफ वाला पार्ट स्टार्ट, रूट फिनिश, अब हमारे पास आता है लीफ। ये हमारे पास लीफ जहां से स्टार्ट होती है ओरिजिनेट होना, उसको बोलते हैं आपका लीफ बेस। और ये हमारा पूरा का पूरा इसका लैमिना, और वो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिससे लीफ अटैच होती है, दिस इज नोन एज Petiole. पेटियोल, ठीक है। अब जो हमारा मोनोकोट्स है, मोनोकोट्स के अंदर जो आपका लीफ बेस है, ये लीफ बेस थोड़ा सा मॉडिफाइड रहता है। लीफ बेस क्या, मोनोकोट्स वाले प्लांट्स मतलब जितने भी ग्रासेस वगैरह होते हैं, इनके अंदर जो लीफ बेस है उसके ऊपर वो शीट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं।
पूरी तरीके से स्टेम को कवर कर लेता है या फिर पार्शियली कवर अप कर लेता है, ये आपको याद रखना। मोनोकोट के अंदर कैसा पाया जाता है, शीट लाइक अपीयरेंस पाया जाता है बेस पे। सेम टाइम पे जितने भी हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, उन लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर लीफ बेस जो होता है स्वलन टाइप का होता है, जिसको हम बोलते हैं पल्वाइनस। तो ये हमारे पास लीफ बेस के बारे में हुआ। एक के अंदर लीफ बेस शीती है मोनोकोट्स के अंदर, एक के अंदर लीफ बेस स्वलन है, वो है लेग्यूमिनस प्लांट्स। ठीक है, यस मैम। अब आ जाते हैं लीफ के अंदर वेनेशन। अगर लीफ के अंदर वेनेशन ऐसे पैरेलल वेनेशन मिल रहा है, वो किसके अंदर पाया जाता है पैरेलल वेनेशन? मोनोकोट मोनोकोट्स के अंदर, मोनोकोट्स के अंदर पैरेलल वेनेशन। और अगर यही इसको मैं ऐसे नेटवर्क वाला बना दूं तो ये कौन सा हो जाएगा, रेटिकुलेट, जो कि किसके अंदर पाया जाता है, डाइकोट्स के अंदर पाया जाता है। तो लीफ के अंदर सबसे पहले हमें लीफ बेस का मॉडिफिकेशन, एक शीती है मोनोकोट में और एक स्वलन है लेग्यूमिनस प्लांट में। लीफ के ऊपर वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट को बोलता है वेनेशन। अगर वो पैरेलल है तो मोनोकोट में पाया जाएगा पैरेलल वेनेशन, नेटवर्क टाइप में है तो उसको बोलेंगे रेटिकुलेट वेनेशन, जो कि डाइकोट में मिलेगा। इतना याद हुआ लीफ के बारे में? यस मैम। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा लीफ के टाइप्स के ऊपर। लीफ हमारे पास दो टाइप की हो सकती है, एक होगी सिंपल लीफ और एक होगी कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ कैसी होगी, सिंपल लीफ के अंदर जो लेमिना होगा उसके अंदर कोई इंसीजन नहीं होगा, लेकिन कंपाउंड लीफ के अंदर इंसीजन होगा। अब इंसीजन भी दो टाइप से हो सकता है कि यहाँ पे इंसीजन का मतलब होता है कट, तो यहाँ पे कट है लेकिन ये मिड रिब को टच नहीं कर रहा है, जो सेंटर वाली लाइन होती है दिस इज योर मिड रिब को टच नहीं कर रहा है। लेकिन अगर ये कहीं पे मिड रिब को टच करेगा तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। यस मैम। तो एक तो ये हो गया टाइप, और एक टाइप हमारे पास ऐसे हो गया। मैम हमने क्या कलर किया, इस लीफ को कलर चेंज करो, ये देखो ग्रीन कलर ले लो, वैसे भी लीफ है। एक ये है और एक ये है। तो हमारे पास ये कंपाउंड लीफ है। इस कंपाउंड लीफ को अगर मैंने ऐसे कट किया तो ऐसे कट करने के बाद मेरे पास ये वाली लीफ बन जाएगी। यस मैम। इसको बोलेंगे हम पाइनेटली लीफ, पाइनेटली कंपाउंड लीफ। और अगर ये वाली लीफ है जिसमें एक ही बेस पे सारी लीफलेट्स अटैच है, एक ही पॉइंट पे सारे लीफ, उसको बोलेंगे पाल्मेटली। अब इसको याद कैसे रखोगे, बच्चे बड़े कंफ्यूज होता है कौन सी पाइनेटली होती है कौन सी पाल्मेटली होती है। कल भी एक टर्म आया था साइकस के अंदर, पाइनेट कंपाउंड लीव्स देखी जाती है, यस मैम। आया था ना। तो पाइनेट और पाल, मतलब अब इसको याद रखने का सिंपल तरीका, मैंने तो इसको ऐसे याद है जैसे हमारा हैंड होता है ना पाल, हमारा हैंड में एक कॉमन एक्सिस से हमारी सारी लीव्स अटैच होते हैं, फिंगर्स अटैच होते हैं, फिंगर्स एंड थंब एक ही पॉइंट से। यस मैम। तो ऐसे ही पाल्मेटली वाला याद रखना, पाल्मेट में एक कॉमन पॉइंट से सारे लीफलेट्स अटैच होंगे, एक ही कॉमन पॉइंट से सारे लीफलेट, जैसे कि हमारा पाल। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना, पाइनेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल नीम और पाल्मेटली का सिल्क कॉटन। पढ़ना जरा एक बार पाइनेटली और पाल्मेटली के बारे में, एनसीईआरटी ने क्या लाइन लिखी हुई है। नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट इन ए कॉमन एक्सिस पे है, और वो एक्सिस पे क्या बना रहा है, रेचेस लाइक रिप्रेजेंटेशन बना रहा है कि सारी की सारी मिड रिब से रेचेस की फॉर्म में अटैच्ड है वन बाय वन करके। और पाल्मेटली में कॉमन एक्सिस से वन बाय वन करके जो अरेंजमेंट होता है उसको रैचेस अरेंजमेंट बोल देते हैं। मैम पाल्मेट्री में तो कॉमन पॉइंट पे अटैच होती है लीफ। हाँ, पाल्मेटली में कॉमन पॉइंट पे, तो याद रखना है पाल जैसे हमारा हैंड। हो गया इतना? यस मैम। चलो फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलता है। अब ये जितना इसके बारे में पॉइंट्स रह गए हैं ना वो अभी बताऊंगी, बट उससे पहले यहाँ पे आ जाओ। हाँ, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इज नोन एज वेनेशन। वेनेशन बोलते हैं। वेनेशन हमने देख लिया दो टाइप का होता है, पैरेलल रेटिकुलेट और रेटिकुलेट वेनेशन और रेटिकुलेट। पैरेलल किस में पाया जाता है, मोनोकोट प्लांट्स। एंड रेटिकुलेट डाइकोट। नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी का मतलब होता है कि लीफ का अरेंजमेंट क्या है, लीफ अटैच कैसे है। तो फाइलोटेक्सी कैन बी ऑफ
3 टाइप। तो सबसे पहले तो हमें टर्म्स ही बताना चाहिए, वेनेशन का मतलब क्या होता है, फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी स्टेम के ऊपर लीफ का अरेंजमेंट क्या है। तो सबसे पहले वी हैव Alternate. अल्टरनेट, Opposite. Opposite. Fold. Fold. अल्टरनेट अरेंजमेंट में क्या होता है, अल्टरनेट के अंदर हमारे पास ऐसे लीव्स अटैच होंगी, अल्टरनेटली प्रेजेंट है ना। और Yes. अपोजिट में Yes, ma'am. एक ही नोड से 2 लीफ अटैच होगी। मतलब अल्टरनेट में हमें ये देखने को मिला एक नोड से 1 लीफ अटैच है, लेकिन Yes. अपोजिट में एक नोड से 2 2 लीफ अटैच है, दो और leaf होल्ड में एक ही नोड से बहुत बहुत सारी लीफ अटैच है, attached. जैसे कि पाल्मेटली के अंदर देखने के लिए मिलता है, जैसे पाल्मेटली में देखने के लिए मिला था हमें, बिल्कुल वैसा है। अब मेन चीज आती है, ये तो हमें याद रह जाता है हमेशा कि अपोजिट क्या होता है, अल्टरनेट, होल्ड क्या होता है, इसके एग्जांपल्स याद रखने की ट्रिक होती है। अब इसके एग्जांपल्स क्या है अल्टरनेट के, एक एग्जांपल है एमएससी, एमएससी, अपोजिट का है ओजी, एंड होल्ड का सिर्फ एक एग्जांपल है एल्स्टोनिया। एल्स्टोनिया। मैम ये एमएसटी हमारा मस्टर्ड, चाइना का जो वो सनफ्लावर ऐसा ही कुछ है ना। हाँ, बहुत ध्यान से क्लास में समझना है, बिकॉज एंड में क्वेश्चन करने वाली हूँ आप लोगों से। एमएससी का मतलब क्या है यहाँ पे, मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड चाइना रोज। मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज। ओजी का मतलब क्या है, ओ फॉर Opposite. अपोजिट, एंड जी फॉर Guava plant. गुआवा प्लांट। और होल्ड का एग्जांपल एल्स्टोनिया, Alstomia. WA से याद रखना है। अल्टरनेट एमएससी, मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज। अपोजिट गुआवा, होल्ड एल्स्टोनिया। याद रहेगा। मैम होल्ड में ma'am. नीम नहीं आ सकता क्या, नीम की भी मैम होल्ड लीफ में नीम नहीं आ सकता, उसकी भी तो अरेंजमेंट ऐसी नीम के अंदर होल्ड थोड़े ना पाया जाता है। यस नीम का एग्जाम्पल अभी देखना, पाइनेटली पाया जाता है नीम के अंदर। देखो ये रहा, पाइनेट है नीम में, सिल्क कॉटन हो सकता है होल्ड में। यस मैम। मैम ओजी से क्या नेम है। ओ से अपोजिट, जी से गुआवा प्लांट। मैम कैलोट्रॉपिस भी तो है ना। एल्स्टोनिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। ये हमारे फ्लावर का अरेंजमेंट क्या है, उसको बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। नेक्स्ट पढ़ो एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है, व्हाट इज एस्टिवेशन, व्हाट इज एस्टिवेशन। हम सेपल और पेटल्स की अरेंजमेंट कैसे होती है। हाँ, और इसके ऊपर तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इनफ्लोरेसेंस में हमारे पास सिर्फ 2 टाइप आते हैं, एक रेसिमोज एंड एक साइमोज। अब हमें याद रखना ये पड़ता है यहाँ पे, रेसिमोज और साइमोज में किसके अंदर लिमिटेड ग्रोथ होती है, किसके अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। तो रेसिमोज से याद रखना है रेस। रेस क्या होती है, हमेशा लाइफ की जो रेस है वो चलती रहती है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड है। साइमोज वाली लिमिटेड है। Yes, फिर इसके yes. बाद हमें इनके अंदर ऑर्डर इनका याद रखना पड़ता है कि इनके अंदर एक्रोपेटल ऑर्डर होता है, बेसिपेटल। तो एसी से कौन सा ऑर्डर है, एक्रोपेटल। एक्रोपेटल। तो रेसेमोज याद रख लेना, सिर्फ रेस है, कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है, तो इनके अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ होगी। और एसी है मतलब एक्रोपेटल अरेंजमेंट, और बाकी दूसरा अरेंजमेंट बेसिपेटल। अभी एक्रोपेटल बेसिपेटल क्या होता है अपने नोट्स में पढ़ लेना इसको अच्छे से। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने एस्टिवेशन पे। एस्टिवेशन कितने टाइप के होता है, 4 types. एस्टिवेशन से पहले एक बार फ्लावर की सिमेट्री पे आ जाओ। फ्लावर में हमारे पास 3 टाइप की सिमेट्री हो सकती है, एक तो एसिमेट्रिक हो सकते हैं फ्लावर, किसी भी पार्ट में उसको डिवाइड नहीं कर सकते, या हमारे पास जाइगोमॉर्फिक हो सकता है, एक्टिनोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल। अब यहाँ पे भी आप लोगों को याद नहीं है, अगर याद होता तो एकदम से बताते, जाइगो को बाइलेटरली क्यों बोलता है, मतलब जाइगो को ही बाइलेटरल बोलता है। और एक्टिनो को रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री। याद कैसे रखोगे इसको, अगेन रेस आ गया, RAAC,
कुछ वैसी ट्रिक्स नहीं बनाएंगे हम लोग, बिकॉज मैंने देखा है बच्चे ट्रिक्स भूल जाते हैं। तो इससे बेटर है कि जो वर्ड्स है, जो एग्जाम्पल्स है, उनको आपस में रिलेट कर लो, ताकि जब भी वो एग्जाम्पल आपको मैच द फॉलोइंग या क्वेश्चन में दिखेंगे तो आपको याद आ जाना चाहिए कि हाँ हमने इसका RAC ऐसे कुछ करके बनाया था। जैसे अभी बनाया ना रेसिमोस का, एक्रोपेटल रेस है, अनलिमिटेड ग्रोथ होगी। तो ये वाली चीजें जल्दी याद आ जाती है एज कम्पेयर टू कोई निमोनिक्स याद रखना। तो याद रहेगा रेडियल, एक्टिनोमॉर्फिक, और जाइगो बच गया बायलेटरल वाला। एग्जाम्पल याद रखने हैं आप लोगों को इसके। बायलेटरल के पी गुलमोहर, बीन, कैशिया। अब इसका ट्रिक बना लेना कुछ भी आप लोग जैसे भी याद रखोगे, वैसे तुम डायरेक्ट एक सीक्वेंस में याद रह जाते हैं, एक दो बार पढ़ोगे तो इसको। पी गुलमोहर, बीन, कैशिया। एक्टिनोमॉर्फिक मस्टर्ड, धतूरा, चिली। अब मस्टर्ड, अब से इससे पहले एक बार और पढ़ा हमने, मस्टर्ड के अंदर और क्या देखा जाता है? वाला पढ़ा था मैम। Alternate phylogenetic. अल्टरनेट। तो अब जब भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी बच्चों कि मेरे को मस्टर्ड के बारे में बताओ, आपको क्या क्या पता है, तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए मस्टर्ड हमने कहाँ पढ़ा था, MSc, मतलब अल्टरनेट अरेंजमेंट उसके अंदर पाया जाता है। और या फिर मैंने उसके अंदर पढ़ा था कि उसके अंदर जो सिमेट्री होती है एक्टिनोमॉर्फिक होती है। ऐसे एग्जाम्पल मैं आपसे पूछने वाली हूँ फिर, ठीक है? चलो, ये हमारे पास सिमेट्री हो गया। और एसिमेट्रिक में कौन सा होता है? सिर्फ एक एग्जाम्पल आता है एसिमेट्री में, क्या ना? क्या ना? क्या ना? याद रखना एसिमेट्रिक में क्या ना। जैसे उसका था ना एग्जाम्पल, होल्ड वाले का एक एग्जाम्पल था एल्स्टोनिया, यस मैम, होल्ड एल्स्टोनिया। पाइनेट का क्या एग्जाम्पल था? पाइनेटली कंपाउंड लीफ, नीम। और पाल्मेटली सिल्क होता है, Silk और सिल्क cotton. कॉटन। और अपोजिट का एग्जाम्पल ओजी, Ma'am, guava. गुआवा, Ma'am, guava. अपोजिट गुआवा, होल्ड एल्स्टोनिया। और अल्टरनेट एमएसपी, Mustard. मस्टर्ड, मस्टर्ड, सनफ्लावर, फ्लावर, चाइना रोज। क्लियर यहाँ तक सब कुछ? Yes, लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर लीफ बेस कैसा होता है? पल्वाइनस टाइप, पल्वाइनस। और मोनोकोट के अंदर शीटी बेस होता है। डन ना? Ma'am, नेक्स्ट leaf पॉइंट पढ़ो। swollen होता है उसको गुलवाइनस कहते हैं ना? गुलवाइनस की पल्वाइनस? पल्वाइनस, ये देखो ये लिखो। Okay, ma'am. सारे पॉइंट्स इसीलिए मैंने आप लोगों को इन स्लाइड में मेंशन कर दिया ताकि आप लोगों को याद रहे अच्छे से। लास्ट टू वाले पढ़ो, इनके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है। जब हमारा स्टेमन, स्टेमन समझते हो ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमन पेटल से अटैच्ड हो, स्टेमन पेटल से अटैच हो, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एपीपेटलस। दिस इज नोन एज एपीपेटलस। अब इसको याद कैसे रखोगे? ब्रिंजल, ब्रिंजल तो देखा होगा ना सबने कैसे होता है, में स्टेमन अटैच होता है पैटर्न। इसके ऊपर ऐसे स्टेमन अटैच रहता है ना, ज्यादा। मैम इस लेस का जो प्रोक्सिमा लैंड होता है वो हमारा पेटल से अटैच होता है, थैलेमस से। थैलेमस से। स्टेमन पेटल से अगर अटैच होगा उसको बोलेंगे एपीपेटलस कंडीशन। और एपीफाइलस कंडीशन कब होगी? जब स्टेमन पेरियंथ से अटैच होगा, स्टेमन पेरियंथ से। अच्छा, स्टेमन को हम ए से लिखते हैं और पेटल को किससे लिखते हैं? पी से, टी से ना, कोरोला बोलते हैं। ये तो रिप्रेजेंटेशन ये हो जाता है इसका। और यहाँ पे एंड्रोशियम किससे अटैच है? पेरियंथ से। व्हाट इज पेरियंथ? मैम, उनको कलेक्टिवली बोलते हैं। जब स्टेम सॉरी पेटल्स और सेपल्स, पेटल सेपल या फिर कैलिक्स कोरोला के बीच में आप डिफरेंशिएट ना कर पा रहे हो, मैम टैपल्स। यस मैम। उसको हम टेपल, और कलेक्टिवली फॉर्म में पैरियंथ। तो किसके अंदर देखा जाता है? लिली के अंदर देखा जाता है। सिर्फ एक फैमिली है ये, लिलिएसी, जिसके अंदर एपीफाइलस कंडीशन पाई जाती है। एपीफाइलस, पैरियंथ कंडीशन भी उसी के अंदर पाई जाती है और एपीफाइलस भी। तो दो टर्म्स, एपीपेटलस ब्रिंजल के अंदर और एपीफाइलस लिली के अंदर। एपीपेटलस ब्रिंजल और टमाटो, टमाटो के अंदर भी यही पाई जाती है। सब कुछ याद हो गया? एक बार वापस से इस स्लाइड को देख लो, कुछ चीजें हैं क्या जो समझ नहीं आ रही है? मैम एपिपेटलस का एक बार दोबारा बताना एग्जांपल। एपीपेटलस ब्रिंजल एग्जांपल है जिसमें क्या होता है ना, आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो इस पेटल से अटैच रह जाता है। पेटल समझते हो ना, पंखुड़ी लाइक स्ट्रक्चर, कलरफुल पार्ट फ्लावर का, उससे अटैच हो जाता है जब।
मैम पेरेंट्स का मतलब जो हम लोग डिस्टिंग्विश ना कर पाए पेटल्स और सेपल्स के बीच में। पेटल्स और सेपल्स जो होते हैं आपस में कनेक्टेड होती है, उन दोनों को देख के हम नहीं बता पा रहे कौन सा पेटल है कौन सा सेपल है। मैम वो टैपल होता है। को टैपल बोलते हैं, कलेक्टिव फॉर्म में उनको टैपल, और उसका पूरा कलेक्शन पेरियंथ। डन। यस मैम। चलो यहाँ तक हो गया हमारा। इनफ्लोरेसेंस याद रहेगा, रेस, अनलिमिटेड, एक्रोपेटल, साइमोस, बेसिपेटल, अल्टरनेट, पैरेलल, डाइकोट। अब एस्टिवेशन पे आ जाते हैं। कितने टाइप के एस्टिवेशंस होते हैं हमारे पास? 4 टाइप। कौन कौन सा? एक्सियल, वेलवेट, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड। यही होता है ना। अब इसको याद रखने की ट्रिक बनाओ फटाफट से। देखो, सबसे पहले तो होता है रेगुलर अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर हार्डली पैटर्न्स एक दूसरे के मार्जिन को टच कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, इनके अंदर ओवरलैपिंग होना शुरू हो जाता है। और ओवरलैपिंग भी कैसी होती है? कॉन्टिन्यूअस ओवरलैपिंग होती है। फिर ये कॉन्टिन्यूअस ओवरलैपिंग करके थक जाता है तो ये जैसा मर्जी वैसी ओवरलैपिंग करना शुरू कर देता है, डिसकंटिन्यूअस। डिसकॉन्टिन्यूअस। और फिर ये पूरा ओवरलैपिंग ना करके कुछ अजीबोगरीबी ओवरलैपिंग करा देता है। एक बहुत बड़ा सा बना देते हैं पैटर्न, दो साइड में छोटे, और फिर दो बहुत छोटे आपस में कनेक्टेड वाले। तो कैसे याद रखोगे? सबसे पहले बिल्कुल लगातार सारे पैटर्न्स अटैच्ड हैं। मतलब जब हम होता है ना बहुत स्टार्टिंग से कुछ करना शुरू करते हैं तो बहुत अच्छे से करता है, फिर जो बहुत ज्यादा टाइम निकल जाता है तो धीरे धीरे हमारी एफिशिएंसी डाउन होने लग जाती है ना। यस मैम। धीरे धीरे उसको चीजों को बिगाड़ना या फिर ऐसे ना बस काम निपटाना है, फटाफट फटाफट करना है, ऐसे करने लग जाते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से हमने अरेंज किया पैटल्स को, एक दूसरे को टच भी नहीं होने दिया। फिर हमने टच करा तो लेकिन बहुत प्रॉपर वे में। फिर उसके बाद सारा मेंटेनेंस ही बिगाड़ दिया और एंड में आके सब कुछ ही बिगाड़ दिया। हाँ, जैसे स्कूल का होमवर्क करते हो, स्टार्टिंग में उसको बहुत डेकोरेट करके रखते हो। जब कोई नई नोटबुक बनाते थे तो उसका इंट्रोडक्शन का पेज बनाते थे और बहुत सुंदर सुंदर लिखते थे स्टार्टिंग में, और एंड तक आते आते इतनी गंदी राइटिंग लिखने लग जाते थे। यही करते थे ना? यस मैम। Yes, ma'am. वो सेम चीज यहीं पे ही है, ऐसे एक सीरीज में याद रखना है इसको। अच्छा नहीं तो लिखते हैं तो सबसे जैसे तैसे करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले वाले का एग्जाम्पल क्या होगा? वेलवेट। 12 वीक्स। सेकेंड Twisted. ट्विस्टेड। फिर हमने इसको ट्विस्टेड करना शुरू कर दिया एंड फिर उस ट्विस्ट को बिगाड़ दिया, और बिगाड़ के क्या बना दिया इसको? इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट। ब्रिकेट मतलब बिगाड़ दिया, ब्रिकेट मतलब बिगाड़ दिया क्या? ओवरलैपिंग का पैटर्न। और फिर एंड में वेक्सिलरी। वेक्सिलरी, मतलब बनाना था वेलवेट और बना दिया वेक्सिलरी। याद रहेगा? वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वेक्सिलरी, किसके अंदर क्या क्या होता है। डायग्राम दे देंगे तब भी पहचान दोगे। यस मैम। Yes, ma'am. अब वेक्सिलरी में क्वेश्चन ये आता है कि भाई जो वेक्सिलरी में सबसे बड़े वाला पैटर्न होता है इसको क्या बोलता है? स्टैंडर्ड। सबसे बड़े वाला पैटर्न स्टैंडर्ड, और साइड में एकदम विंग्स के जैसे लगे हुए हैं दो लेटरल साइड में, और नीचे वाला और ये कील। नीचे सबसे छोटे वाले जो होता है आपस में कनेक्टेड होते हैं, इनको बोलता है कील। कील। अरेंजमेंट कैसा दिख रहा है आपको? 1 + 2 + 2, ये वाला अरेंजमेंट है ना। एक Yes, फ्री है, ma'am. दो फ्री है और दो आपस में अटैच्ड है। Connect. अब इनके एग्जाम्पल्स पढ़ो जल्दी से। वेलवेट का एग्जाम्पल पढ़ के बताओ मेरे को क्या है। कैलोट्रोपिस। Calotropis. वेलवेट का एग्जाम्पल याद रखना है, कैलोट्रोपिस। ट्विस्टेड का एग्जाम्पल चाइना रोज, लेडीज China फिंगर rose, कॉटन। ladies finger cotton. चाइना रोज। चाइना रोज के अंदर क्या था? और अल्टरनेट। अल्टरनेट। वेरी गुड। और आपका कॉटन। Cotton. ये वो सिल्क कॉटन वाला है। सिल्क कॉटन के अंदर कौन सी लीव्स है? पालमेट वाली। और इम्ब्रिकेट कैशिया गुलमोहर, गुलमोहर एंड फेस। बीन्स फ्लावर। कैशिया गुलमोहर। गुलमोहर। और वेक्सिलरी का भी एक एग्जाम्पल है, एक फैमिली दी हुई है, पैपलिनिशियस फैमिली।
ये आप लोगों को याद रखना है। वेलवेट, कैलोट्रोपस, मैम वैक्सिलरी का एग्जाम्पल। पैपिलिनिशियस। मैम ये जो फैमिली होती है उसके अंदर क्या क्या आ सकते हैं? क्या क्या? मैम ये जो फैमिली है पेपलिनिश, उसके अंदर क्या क्या आ सकता है? पैपिलिनिशियस फैमिली के अंदर आपके जितने भी लार्ज साइज वाले फ्लावर्स होते हैं ना वो आता है, जैसे कि पैपिलिनिशियस के पहले एग्जांपल्स का पैपिलिनिशियस ही होता है, और भी इसके अंदर आ सकते हैं एग्जांपल्स। कैशिया, गुलमोहर। अच्छा, एग्जांपल्स याद कैसे रखोगे इनको? मैम रख लेंगे जैसे तैसे। दो दो तीन तीन बार पढ़ना पड़ेगा, ट्रिक मत बनाना, क्योंकि ट्रिक से तो मैंने देखा बच्चे भूल ही जाते हैं। चले आगे। यस मैम। मैम 1 मिनट। ये है नशवा। मैम एनसीईआरटी में जो लाइन है ना वैक्सिलरी एस्टिवेशन के पहले, तो वहां पर पीन बीन पी बीन ये सब दिया है, तो ये क्या ये इसी के vegetables का? एग्जांपल्स हैं, पेपिलिनिशियस के एग्जांपल है पी बीन। अच्छा ओके मैम। कैलोट्रोपस, चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन, गुलमोहर, कैशिया एंड पेपिलिनिशियस। हो गया? यस मैम। चलो, ये हमारा हो गया है इतना, ये पूरा स्लाइड डन। अब इसके बाद बताओ क्या बचा है? एंड्रोशियम। एंडोशियम, गाइनोशियम। एंड्रोशियम गायनोशियम तो हमें याद ही रह जाता है, मोनोएडल्फस, डाइएडल्फस वाली कंडीशंस उनको तो याद करनी होती है। एक और रह जाता है सिर्फ हमारा इसमें ये वाला हाइपोगाइनस एपिगाइनस वाली कंडीशन, उसको और देख लेते हैं। रह गया ना हाइपो एपी। मैम यस मैम मैम। फैमिलीज आज नहीं पढ़ाओगे आप? क्या क्या? मैम फैमिलीज आज नहीं, पढ़ाओगे? फैमिलीज आज नहीं पढ़ाऊंगी, फैमिलीज के अलग से लेक्चर लूंगी मैं। मैम कब लोग मंडे को मैम? मंडे तो पहले तो अभी आप लोगों का होगा ना, बैच बनेगा यस मैम। 30 वाला, उसके बाद स्टार्ट हो। न्यू फैमिली ऐड हुई है वही पढ़ाओगे ना आप, मतलब जो हाँ, ऐड? ओके मैम। जो नई फैमिली ऐड हुई है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपिगाइनस। अब बताओ इनमें से किसको सुपीरियर, किसको इंफीरियर, किसको हाफ इंफीरियर बोलता है? हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी, पेरिगाइनस को हाफ इन हाइपोगाइनस सुपीरियर होती है हाफ और इन पेरिगाइनस हाफ होती है और एपिगाइनस इंफीरियर होती है। हाइपो को बोलते हैं आपका हम सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ठीक है, और एपी को बोलते हैं हम इंफीरियर। इंफीरियर, इंफीरियर और ओवरी, पेरी वाला बन गया हाफ इंफीरियर। हाफ इंफीरियर। मैम पर एपी तो ऊपर होता है ना, तो मैम उसे सुपीरियर बोलना चाहिए। ये मैंने आपको जब डायग्राम सिखाया था ना तब बताया था कि इसके अंदर क्या होता है ना, देखो एपी वाली कंडीशन ले लेते हैं। एपी का मतलब होता है ऊपर, और गाइनोशियम का मतलब होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जो यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना वो सबसे नीचे है। मतलब ये जो एपी टर्म इन्होंने दिया हुआ है ना, ये किसके लिए दिया? फ्लोरल पार्ट्स के लिए दिया हुआ है, कि जो गाइनस है, गाइनोशियम है, उसके ऊपर सारे के सारे फ्लोरल पार्ट्स प्रेजेंट है। आप डायग्राम में भी देखो एक बार एनसीईआरटी के, सबसे नीचे आपका गाइनोशियम है, उसके ऊपर सारे फ्लावर के पार्ट्स लगे हुए हैं। तो ये इंफीरियर सुपीरियर हम लिखते हैं किसके लिए? अब हमारा गाइनोशियम तो सबसे नीचे आ गया ना, उसके ऊपर फ्लावर के सारे पार्ट्स आ गए, तो गाइनोशियम कैसे बन गया? इंफीरियर बन गया। यस मैम। तो इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं हम। और इसको अब हाइपोगाइनस है, हाइपोगाइनस का मतलब गाइनोशियम के नीचे सारे फ्लोरल पार्ट्स अटैच है, गाइनोशियम के नीचे से सारे फ्लोरल पार्ट स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब गाइनोशियम तो सबसे ऊपर आ गया, तो सुपीरियर बन गया। और पेरी में मिड से स्टार्ट होता है। एग्जांपल्स, मस्टर्ड, चाइना रोज ब्रिंजल, चाइना रोज चाइना रोज, ब्रिंजल।
मस्टर्ड, चाइना रोज, चाइना रोज ब्रिंजल। एंड ब्रिंजल। अब मेरे को बताओ मस्टर्ड के बारे में क्या क्या याद हुआ। मस्टर्ड हाइपोगाइनस है और मस्टर्ड मैम अल्टरनेट अल्टरनेट और मैम एक्टिनोमॉर्फिक एक्टिनोमॉर्फिक भी है। भूल गए एक्टिनोमॉर्फिक? तो याद होनी चाहिए ना एक साथ। एक्टिनोमॉर्फिक भी है और इसके साथ साथ हाइपोगाइनस भी हो गया। चाइना रोज भी एल्टरनेट भी है। था एल्टरनेट या नहीं? यस MSC है ना। और इसके अलावा और क्या है चाइना रोज में? ट्विस्टेड एस्टिवेशन ट्विस्टेड वाला था यस मैम Yes, ma'am. और ट्विस्टेड साथ में हाइपोगाइनस हो गया। और ब्रिंजल एपिगाइनस। एपिपेटलस एपिपेटलस था हाइपोगाइनस हो गया। और यस मैम। इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ा हमने। और पेरिगाइनस का एग्जांपल प्लम और रोज Rose. प्लम रोज एंड Peach. पीच रोज पेच। पीच। एपी cucumber, cucumber guava cucumber and sunflower गुआवा के अंदर अपोजिट। opposite अपोजिट। ठीक है, तो ये वाले याद रखना है। तो अब तक देखो सिर्फ मैंने आप लोगों के भरोसे 2 एग्जांपल छोड़े हैं। एक तो हाइपोगाइनस पेरिगाइनस ये वाले एग्जांपल और एक आपके एस्टिवेशन वाले एग्जांपल्स। इनके कहीं पे छोटी सी टेबल फॉर्म में बना लेना, याद रहेंगे। मैम इवनिंग में आप क्लास लोगे? नहीं बेटा, इवनिंग में क्लास नहीं होगी। ओके जितना ज्यादा से ज्यादा हो पाए ना सेल्फ स्टडी करो बैठ के। यस मैम। तो आज फिजिक्स की रिवीजन क्लास तो नहीं होगी ना? मैम आप नहीं, ये फिजिक्स की भी नहीं होगी। मैम आप बस यही चैप्टर कराओगे आज? ये भी होगा, इसके बाद थोड़ा सा वो वाला चैप्टर भी होगा, एनाटॉमी वाला। ठीक है, 12th वाले बच्चे चाहेंगे वो लीव कर सकते हैं, मतलब ये चैप्टर होने के बाद, प्लेसेंटेशन के बाद। और पढ़ना चाहो पढ़ लो, चॉइस आपकी है। प्लेसेंटेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स। ओव्यूल्स का क्या अरेंजमेंट है ओवरी के अंदर, उसको बोलते हैं प्लेसेंटेशन। कितने टाइप का होता है? 5 टाइप का। कौन एक्सप्लेन करेगा इसको 5 के 5 टाइप को विद डायग्राम्स? मैं एक तो कर दूंगी मार्जिनल मैम। गुंजन करेगी। गुंजन मैम क्या करना है? एक्सप्लेन करना है इन 5 टाइप्स को। स्लाइड में लिखा हुआ है, देख देख के भी कर सकते हो। मैम हमारा फर्स्ट टाइप है मार्जिनल। उसमें सारी की सारी ओवरीज एक साइड पर आ जाती है, मार्जिन में वहीं पे आके अटैच हो जाती हैं। उसके एग्जांपल है पी। सेकेंड एक्साइल, उसमें ओव्यूल्स मल्टीलोक्यूलर ओवरी में अटैच होती है, मतलब कि एक से ज्यादा ओव्यूल्स होते हैं, लाइक चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। थर्ड है पेराइटल, इसमें फॉल्स सेगमेंटेशन होती है। मार्जिनल में सारे के सारे एक अटैच है, एक्साइल में एक्सिस पे अटैच है बिल्कुल सेंटर में, पेराइटल पेरीफेरी पे अटैच है सारे ओव्यूल्स, फ्री सेंट्रल में फ्रीली प्रेजेंट है सेंटर में, और बेसल बिल्कुल बेस पे प्रेजेंट है। तो डायग्राम को देख के आप नाम बता सकते हो इजीली। ये शरी मैम आप इतने फ्लो में कैसे बता देते, अच्छे नहीं कर पाते हैं ऐसे। है ना। और एक चीज याद रखना है, एक्साइल वाला जो एक्सिस वाला है वो मल्टीलोक्यूलर होता है, और जो पेराइटल वाला होता है वो पहले सिंगल लोक्यूल होता है, लेकिन बाद में उसके बीच में एक फॉल्स सेप्टम बन जाता है, जिसकी वजह से वो बायलोक्यूलर बन जाता है। बस याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल मार्जिनल सारे मार्जिन पे, एक्साइल सेंटर में एक्सिस पे, और पेराइटल सारे पेरीफेरी पे, फ्री सेंट्रल फ्रीली सेंटर में प्रेजेंट है, और बेसल बेस पे प्रेजेंट है।
मैक्सिमम डायग्राम देख के पूछ लेते हैं, या फिर ये पूछ लेते हैं किसके अंदर मल्टीलोक्यूलर पाया जाता है, एक्साइल वाले नाम से दिख रहा है ना मल्टीलोक्यूलर, एक्साइल में अलग अलग लोक्यूल्स का मतलब होता है चैम्बर। देखो चैम्बर किसी के अंदर नहीं है, एक्साइल वाले के अंदर है चैम्बर, है ना। पेराइटल वाले में पहले चैम्बर नहीं है, अभी हमें मोनोलोक्यूलर दिख रहा है, लेकिन बाद में एक फॉल सेप्टम बन जाएगा इसके बीच में, तो 2 चैम्बर बन जाएंगे। इसके अलावा तो और किसी के अंदर चैम्बर पॉसिबल ही नहीं है। यस मैम। हो गया चैप्टर फिनिश। यस मैम, तो एनिमल किंगडम में उसमें क्लासेस करनी है, जैसे कॉर्नियोसाइट, ऑस्टियोसाइट्स, ये सब है मतलब? एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं करना। नहीं मैम, एनसीईआरटी में दे रखा है ना क्लासेस उसकी, ऑस्टियोसाइट, कॉर्नियोसाइट्स, ये वाले दे रखे, मैमल। एनसीईआरटी ने क्लासेस नहीं, क्लासेस के ऊपर से क्वेश्चन नहीं आता इतना। मैम कल में तो नहीं है ना, मतलब फाइलम तक कर लूं, मतलब फाइलम तक मुझे ठीक है। इतना मैंने करा दिया ना, वो सफिशिएंट है बिल्कुल। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में भी, एनिमल किंगडम में भी, और मॉलिक्यूलर बेसिस वाले के मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भेजूंगी, सिर्फ वो कर लेना। और इसके अलावा सारे नोट्स रिवाइज कर लेना अच्छे से। यस मैम। ठीक है। और 11th वाले बच्चे यूनिट 1 मैंने आपको कराया, सॉरी ड्रॉपर वाले बच्चे आपको यूनिट 1 मैंने करा दिया था, यूनिट 2 में जितना आज करा रही हूँ सिर्फ इतना कर लेना। और इसके बाद में और जो बाकी वाले यूनिट्स चैप्टर्स बच जाते हैं ना, उनमें से भी मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी। नहीं बेटा, फ्रूट सीड्स से डिलीटेड नहीं है, फ्रूट सीड्स डिलीटेड नहीं है, उसमें से आप लोगों को डायरेक्टली ये डायग्राम्स याद रखने पड़ते हैं। मैम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में तो टिश्यू पार्ट आ रहा है ना? टिश्यू वाले पार्ट में से बेटा इतने क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि टिश्यू वाला पार्ट डिलीटेड है ना, तो मैंने एक एक 2 क्वेश्चन डाला हुआ है, वो भी ना ऐसे वाला जैसे वो न्यूरॉन्स है, न्यूरोग्लियल वाला जो नर्वस सिस्टम में पढ़ते हो, वो डाला है क्वेश्चन। मैम नीट सिलेबस में डिलीटेड नहीं है, मतलब डिलीटेड है? हाँ, टाइप्स ऑफ टिश्यूज तो डिलीटेड है ना। मैम उसमें लिखा हुआ था एनिमल टिश्यू। इस टाइप्स ऑफ टिश्यू डिलीटेड है, मैंने शायद देखा था। फ्रॉग भी डिटेल में मत करना, अभी डिटेल में मत करना फ्रॉग। आप लोग सिर्फ और सिर्फ मतलब ये फ्रॉग ये वाले छोड़ के आप ज्यादा जो फोकस करो ना, ह्यूमन फिजियो और प्लांट फिजियो उस पे करो, उसमें से बहुत क्वेश्चंस है। ह्यूमन फिजियो, प्लांट फिजियो। हाँ 12th वाले लीव कर सकते हो। देखो ये वाला डायग्राम जल्दी से। गुड मॉर्निंग। मोनोकोट सीड का स्ट्रक्चर इन्होंने दिया हुआ है, इस स्ट्रक्चर पे ना स्ट्रक्चर देके लेबलिंग आपसे देता है। ये शैली मैं बस ये बता दूं कि केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का कैसे करें, फिर उसके बाद मतलब कि बायोलॉजी का तो हो जाएगा। बायो तो हो जाएगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स में अपने पीवाईक्यूज करो, जो जो चैप्टर्स आ रहे हैं नोट्स रिवाइज करो जितना टीचर ने पढ़ाया है, उसके बाद एमटीजी उठा के वहां से पीवाईक्यू करो। मैम एमटीजी से तो नहीं समझ आएगा कुछ भी। क्यों नहीं समझ आएगा? मैम मतलब इसमें सिंगल चैप्टर नहीं है, एक ही के साथ इतने सारे चैप्टर्स हैं। मतलब एक के साथ कितने सारे चैप्टर तक? मतलब मैम मुझे क्वेश्चन निकालने में टाइम लग रहा है। कंबाइन बेटा अगर टाइम लग रहा है तो टाइम लगेगा ही, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट फिर अच्छे से नहीं पढ़ा इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है। टाइम तो लगेगा। और पीवाईक्यूज मत इग्नोर किया करो, तभी तो आप लोगों को फिजिक्स में मार्क्स नहीं बनते हैं, क्योंकि आप पीवाईक्यूज नहीं करके जाते, और मैक्सिमम पेपर पीवाईक्यू से आते हैं। मैम आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेंड करोगे? I'll ट्राई करूंगी, बट मुझे एक्चुअली मैंने फिजिक्स पढ़ा नहीं है इतना ज्यादा, तो मुझे ये नहीं पता लग पाता है कि पहले तो मुझे आपका सिलेबस देखना पड़ेगा, फिर सिलेबस में से टॉपिक्स देखने पड़ेंगे तब। ओके मैम। एंड जितने भी फिजिक्स टीचर थे ना, 2 फिजिक्स टीचर हैं, दोनों लीव पे हैं, नहीं तो मैं किसी फिजिक्स टीचर को बोल के उनसे क्वेश्चंस बनवा देती आप लोगों के लिए। एक सोफिया मैम है, एक खुशी मैम है, दोनों लीव पे हैं। ठीक है, बट फिर भी आई ट्राई कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करा दूं। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। अमृतसर नहीं है? क्या क्या? अमृतसर नहीं बेटा, अमित सर ने तो बहुत पहले छोड़ दिया है। ओके बाय मैम। बाय Thank बाय। मोनोकोट सीड का स्ट्रक्चर देखो जल्दी से, लेबलिंग बहुत आता है इसके ऊपर। अब मोनोकोट के अंदर हमको पता है एंडोस्पर्म रह जाता है, इसलिए हम इन मोनोकोट सीड्स को एंडोस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं ना, या एल्ब्यूमिनस सीड्स। इनके बाहर एक एल्यूरोन लेयर होता है,
फिर दे हैव स्क्यूटलम। व्हाट इज स्क्यूटलम? मोनोकोट का जो सिंगल कॉटिलीडन होता है उसी को ही स्क्यूटलम बोलते हैं। फिर मोनोकोट के अंदर कॉलेप्टाइल। कॉलेप्टाइल क्या होता है? इनकी शूट के ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग, और रूट के ऊपर एक्स्ट्रा कवरिंग को हम कॉलियोराइजा बोलते हैं। और शूट किससे बनता है? प्लूम्यूल से। रूट किससे बनता है? रेडिकल्स। एंडोस्पर्म फूड रेजिड्यू, उसकी बाहर की लेयर एल्यूरोन लेयर। स्क्यूटलम सिंगल कॉटिलीडन, कॉलेप्टाइल शूट की टिप, रेडिकल रूट की टिप, कॉलेप्टाइल एंड कॉलियोराइजा। ठीक है ये। अब आ जाओ एनाटॉमी वाले चैप्टर। एनाटॉमी वाले चैप्टर में से ना मैंने आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकाली है। जैसे कि सबसे पहले हमें पता है कि हम क्या पढ़ते हैं इस चैप्टर में? टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास दो टाइप के टिश्यूज होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और एक होते हैं परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। परमानेंट टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो कभी डिवाइड नहीं करते, जिनका सिर्फ एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। यही होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमारे पास तीन टाइप के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लिख लो इसको, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम। हमारी जो ग्रासेस होती हैं, हम क्या करते हैं, जो गार्डनर्स होते हैं ग्रासेस को ऊपर से कट करते चले जाते हैं, तो इसका मतलब उनका एपिकल मेरिस्टेम तो कट हो जाता होगा। एपिकल मेरिस्टेम कट हो जाता होगा, तो उसके बाद उनकी फिर से ग्रोथ हो जाती है। किस वजह से उनकी फिर से ग्रोथ हो जाती है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये आपको याद रखना है। एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम प्राइमरी नेचर होते हैं, और लेटरल वाला सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है? गिरत में इंक्रीज होना, डायमीटर में इंक्रीज होना, उसको बोलते हैं। फिर आ जाओ परमानेंट इश्यूज पे। परमानेंट इश्यूज में भी हमारे पास एक सिंपल परमानेंट इश्यूज होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट इश्यू। सिंपल परमानेंट इश्यू एक ही टाइप की सेल से मिलके बने होता है, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। सबसे अबंडेंट टिश्यू कौन सा होता है इसमें से? पैरेन्काइमा। और सबसे स्कैंटी? स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरन या कॉलन? स्क्लेरेन। डेड कौन सा होता है? स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरन को ही हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, कौन कौन सा? फाइबर्स एंड स्क्लेट्स। फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स, है ना। बाकी लोग, पूजा, ख्याति, हीमा, आप लोग भी बोलो भाई। अच्छा, यहाँ पे जितने बच्चे बचे वो सारे ड्रॉपर वाली हैं? 12th वाला कोई बच्चा है? निगम आएंगे सिर्फ, और कोई है 12th वाला? निगम, अंजलि और तो शीतल है यहाँ पे, स्वाति। बेटा आप लोग बोलो, रिविजन आप लोगों का हो जाएगा, नहीं तो फिर से वही जो अब तक स्कोर आया आप लोगों का 11th FST में वही चलता रहेगा। फिर फायदा क्या होगा आप लोगों का FST का, अगर आप लोगों का स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है तो। ठीक है, तो पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा तीनों के डायग्राम एक बार अच्छे से देख लेना और एक बार वहां से एनसीईआरटी रीड कर लेना। फिर आता है हम कॉम्प्लेक्स पे। कॉम्प्लेक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। दो टाइप के होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम ट्रैकिट्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा फाइबर। फिर फ्लोएम में आता है सीप ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड बास्ट सेल। इसमें से कौन सी ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, इन्यूक्लिएटेड होते हैं? सीप ट्यूब एलिमेंट। सीप ट्यूब एलिमेंट। अब जब उनके पास न्यूक्लियस नहीं है, उनको कंट्रोल कौन करता है? कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल्स उनका बिल्कुल एज अ सिस्टर के जैसे वर्क करती है। उनके अंदर जितना भी प्रेशर ग्रेडियंट वगैरह होता है उसको मेंटेन रखने का काम यही करती है। ये आपको याद रखना है। बाकी चीजें मैं आप लोगों को स्लाइड शेयर कर दूंगी, यहाँ से एक बार रीड कर लेना, सिर्फ रीडिंग वर्क है आप लोगों का। अब आ जाता है हमारा एनाटॉमी। डाइकोट, मोनोकोट रूट, डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम और लीफ के बीच में। डाइकोट और मोनोकोट रूट्स में है, तो सबसे पहला डिफरेंस क्या होगा? डाइकोट वाली में सेकेंडरी ग्रोथ होती है और मोनोकोट में नहीं नहीं होगी। होती। एंड इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, किसी के अंदर अगर हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हैं तो इट मीन्स उसके अंदर आपके जो जाइलम एंड फ्लोएम होता है वो कैसे पाए जाते हैं? कॉन्जॉइंट टाइप से पाए जाते हैं। यस मैम। कॉन्जॉइंट होता है ना। और एक अरेंजमेंट होता है रेडियल अरेंजमेंट। जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंटेड
डिफरेंट रेडियस। तो रूट्स के अंदर कैसा अरेंजमेंट पाया जाता है, कॉन्जॉइंट या फिर रेडियल? रेडियल। रेडियल रेडियल अरेंजमेंट। रेडियल अरेंजमेंट। कॉन्जॉइंट किस में पाया जाता है, स्टेम में या फिर लीव्स में? और कॉन्जॉइंट में भी दो केसेस आ जाएंगे। अगर यहाँ पे बीच में वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है तो इसको बोल देंगे हम ओपन कॉन्जॉइंट। ओपन का मतलब कि हमारा जो ये वेस्कुलर बंडल है दिस इज ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। ओपन मतलब ओपन है सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए, फ्रीडम है इसको। और क्लोज कॉन्जॉइंट कि वो सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए क्लोज है। तो ओपन कॉन्जॉइंट मतलब बीच में वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है जाइलम और फ्लैम के। ठीक है, मैम क्लोज वाले में नहीं होती वेस्कुलर कैम्बियम। क्लोज में नहीं होती वेस्कुलर कैम्बियम, इसीलिए उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। तो इसका मतलब जितने भी हमारे मोनोकोट स्टेम होगा उसके अंदर कॉन्जॉइंट कैसा पाया जाएगा, क्लोज कॉन्जॉइंट पाया जाएगा। यस मैम। वेरी गुड। चलो ये कर लोगे अब आप पार्ट पूरा। यस मैम। सिंपल है, डाइकोट रूट मोनोकोट रूट। पित्त में याद रखना कि डाइकोट रूट के अंदर जो पित्त होता है वो पुअरली डेवलप होता है, मोनोकोट के अंदर वेल डेवलप होता है। सेम स्टेम्स के अंदर है। स्टेम में आप लोगों को याद रखना है मोनोकोट स्टेम के अंदर ही आपका कौन सा अरेंजमेंट पाया जाता है, वही सर्कुलर वाला अरेंजमेंट पाया जाता है ना, रिंग लाइक। रिंग्स में अरेंज होता है। डायग्राम याद है, अपनी एनसीईआरटी ओपन किया हुआ है आप लोगों ने? यस मैम। देखो मैं भी अपना एनसीईआरटी में आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये वाला देखो, है ना रिंग में अटैच। तो डाइकोट है मोनोकोट है? डाइकोट। और नीचे ये सर्शिका बताओ। मोनोकोट। डाइकोट वाले के अंदर रिंग वाला अरेंजमेंट पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। मोनोकोट के अंदर स्कैटर्ड होता है, और स्कैटर्ड भी किस फॉर्म में है, डायग्राम देख के बताओ। पेरीफेरी पे छोटे छोटे साइज के हैं और सेंटर में लार्ज साइज के हैं, लार्ज साइज के हैं। और स्टेम के अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाती है कॉर्टेक्स, मतलब स्टेम के अंदर जो कॉर्टेक्स रीजन है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर और एंडर। इसका जो हाइपोडर्मिस होता है कॉलन काइमा का बना होता है, किसका, डाइकोट का। और मोनोकोट का स्क्लेरन काइमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फिर से एक बार इसको रिपीट करो। हाइपोडर्मिस जो होता है डाइकोट स्टेम का कॉलन काइमा से बना होता है, मोनोकोट स्टेम का स्क्लेरन काइमा से बना होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो आपका पूरा का पूरा रिंग अरेंजमेंट पाया जाता है डाइकोट स्टेम, मतलब जो वेस्कुलर बंडल्स है वो रिंग में पाए जाएंगे अटैच, और मोनोकोट में ऐसे ही स्कैटर्ड मिलेंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लीफ, डाइकोटिलीडन लीफ एंड मोनोकोटिलीडन लीफ। इसमें सबसे अच्छा डिफरेंस इसका, डाइकोट जो होता है उनके अंदर जो मेसोफिल होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। कौन कौन से पार्ट में, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा और एक पैलिसेड। पैलिसेड पैरेन्काइमा। पैलिसेड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। लेकिन मोनोकोट के अंदर सिर्फ स्पॉन्जी पाया जाता है, पैलिसेड पैरेन्काइमा नहीं मिलता है। लेकिन मोनोकोट के अंदर एक अलग टाइप की सेल्स मिलती हैं, ब्यूलीफॉर्म सेल्स, जिनके वाटर लॉस को मिनिमाइज करने का काम करती है। जब भी आपको कभी भी एफएसटी देना होता है, जैसे कि कल आप लोगों का एफएसटी है 11th का, ऐसे ही आप लोगों का एक दिन नीट एग्जाम आ जाएगा कि कल हमारा नीट एग्जाम है। तो नीट एग्जाम में आप क्या करोगे, आप पूरे सारे के पूरा चैप्टर तो नहीं रिवाइज कर सकते हो ना, बिकॉज आपके पास बहुत सारे चैप्टर्स इकट्ठे हो जाएंगे। तो आपको क्या रिवाइज करना होता है, मैक्सिमम आपको वो चीजें शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने होता है। एंड शॉर्ट नोट्स आप लोगों को खुद से बनाने पड़ेंगे, आप किसी दूसरे के शॉर्ट नोट्स नहीं रेफर करोगे। शॉर्ट नोट का मतलब ये नहीं होता कि आपने चैप्टर का सारा डेटा उठा के लिख दिया। शॉर्ट नोट का मतलब ये होता है आपने चैप्टर पढ़ लिया एक बार, और आप जब रिपीटिव रिवीजन करते हो चैप्टर का, रिवीजन करते टाइम आपको ये लगता है कि मैं मैक्सिमम ये चीज भूलता हूँ। जैसे कि मैं पर्सनली आपको बताती हूँ कि मैं अगर ये पढ़ रही हूँ तो मुझे क्या याद नहीं रहेगा, मुझे अगर मैं इसमें से डाइकोट लीफ मोनोकोट लीफ में डिफरेंस बोलूंगी तो मैं ये भूल जाऊंगी कि ब्यूलीफॉर्म सेल्स डाइकोट में होती है मोनोकोट में होती है, तो मैं उसी को लिख लूंगी यहाँ पे। मैं रिंग अरेंजमेंट भूल जाऊंगी कि रिंग अरेंजमेंट किस में पाया जाता है, मैं सारे का सारा क्लासिफिकेशन थोड़ा लिखूंगी। रिंग अरेंजमेंट स्पेशल कैरेक्टर यूनिक कैरेक्टर है जिसके चांसेस है कि मैं भूल सकती हूँ।
तो मैं उसी को लिख लूंगी सिर्फ अपने पास। तो शॉर्ट नोट्स में हम सिर्फ वो डेटा लिखते हैं जो डेटा हम रिपीटिव रिवीजन करते टाइम या क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हम भूल जाते हैं, या फिर जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी पेपर दे रहे हैं, उस पेपर में हम जो मिस्टेक कर रहे हैं। मिस्टेक क्यों होती है अच्छा हमारी पेपर में? क्योंकि पढ़ा हमने सब है। ये सर्शिका। मैम मैं लिखने बैठती हूँ तो मेरे को लगता है कि सभी इम्पोर्टेंट है और मैं सब भूल जाऊंगी, तो फिर मैं सारा लिखने बैठती हूँ, फिर आधे में मैं कहती हूँ कि मैं इतना क्यों लिख रही हूँ, फिर मैं छोड़ देती हूँ उसे। ये नहीं करना है। तो हमेशा शॉर्ट नोट्स जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उस टाइम पे अपनी शॉर्ट नोट की एक अलग नोटबुक बना लो, या A4 शीट जिस पे बनाना है बनाओ। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपसे नहीं हो रहा है वो क्वेश्चन, तो इसका मतलब ये है कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद ही तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगे होंगे ना, तो वो कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन का है वो भूल गए, तो इसका मतलब आपका माइंड उस कॉन्सेप्ट को रिटेन नहीं रख पा रहा है। तो आप उसी चीज को लिख के रख लो अपने पास एंड उसी को बार बार रिवाइज करते रहो। बाकी जो चीजें आप बार बार पढ़ रहे हो एंड आप क्वेश्चन भी कर रहे हो उससे, तो वो चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया शॉर्ट नोट्स बनाने स्टार्ट करना है आप लोगों को। करा किसी ने स्टार्ट शॉर्ट नोट्स लिखने? यस मैम, बायो के तो होते पर केमिस्ट्री और फिजिक्स के नहीं होते। बेटा केमिस्ट्री फिजिक्स में भी सेम चीज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जैसे आप लोग कल FST दे के आओगे, आप अपने अकॉर्डिंग तो अपना 100% पढ़ के जाओगे ना, अच्छे Yes, से पढ़ ma'am. के जाओगे, और फिर भी आप गलती करोगे। जैसे मैंने आपको मॉर्फोलॉजी करा दिया, एनाटॉमी करा दिया, आप फिर भी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम अगर गलती कर रहे हो, इट मीन्स आपके कॉन्सेप्ट्स याद नहीं रह रहे हैं। आप आज भूल रहे हो, आप नीट एग्जाम में भी भूलोगे। तो इससे बेटर जो जहां पे आप गलती करो उसको लिख लो और उसी को बार बार देख देख के रिवाइज करते रहो। तो पूरा ना रिवाइज करके कल अगर मेरा नीट एग्जाम है तो मैं आज से वो पार्ट रिवाइज करूंगी जो मैं हमेशा गलतियां करती हूँ। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस पे आ जाओ, बताओ इसका आंसर। मैम इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हार्ट वॉल्स इनवॉलेंट्री अनस्ट्राइटेड मसल्स, बाइसेप्स ऑफ स्मूथ मसल्स। क्या बताना है आपको? करेक्ट पेयरिंग बताना है। इरिस इनवॉलेंट्री थोड़े ना होता है, ये इनवॉलेंट्री होता है। गुंजन? मैम इनवॉलंटरी होता है। एग्जैक्टली इनवॉलेंट्री होता है। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is true? नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन? एक बार वेसल्स और ट्रैकेट्स वाला टॉपिक दिखाऊं? मैम इसका शायद बी होएगा। Tracheids are multicellular with narrow lumen. शायद नहीं, क्लैरिटी। वैसे होते हैं ना मल्टी सेलुलर, तो और वाइड ल्यूमेन होता है। एग्जैक्टली। गुंजन, वंशिका बताओ। मैम सी। श्योर नहीं हो? एनसीईआरटी खोलो, पेज नंबर 87। उसमें जालम के बारे में लिखा हुआ वेसल्स। वेसल इज अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब made up of many cells called vessel members, each with lignified walls and a large central cavity. लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है वेसल्स के अंदर। ट्रैकेट्स के बारे में क्या लिखा हुआ है? ट्रैकेट्स के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है ट्रैकेट्स एंड वेसल्स elongated tube-like structure with thick and lignified with tapering walls and they are dead or with protoplasm. डायग्राम्स आप देख सकते हो ट्रैकेट्स और वेसल्स में। किसका ल्यूमन है? वाइड और नैरो, ये में है।
और सी में तो इन्होंने इसको यूनिसेलुलर लिख दिया है और डी में भी यूनिसेलुलर लिख दिया है, तो करेक्ट इज ए। अब अगर आप शॉर्ट नोट बनाओगे गुंजन, तो शॉर्ट नोट में ये लिखोगे ना कि वेसल्स और एरो लगा के मल्टी सेलुलर, उसी के ऊपर एरो लगा के वाइड ल्यूमेन। यस मैम। चलो इतना हमारा हो गया है। नेक्स्ट मैम एक डाउट था कि ट्रैकेट जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं कि यूनिसेलुलर होते हैं? ब्रैकेट्स आपके बेटा यूनिसेलुलर होते हैं। चलो अब इतना हमारा हो गया। अब अपनी अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लो। रैंडम मैं आप लोगों से एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। हाशिका की डिमांड थी कि एक बार पूरा एनसीईआरटी आप लोगों का रिकैप हो जाए, तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे लास्ट वाले चैप्टर से। पहले भी हम लोगों ने किया है ना, एनसीईआरटी बुक खोल के बैठ जाते थे, पूरे एनसीईआरटी माइंड में रिकैप करते थे। खोलो केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन चैप्टर। रैंडमली आई आस्क क्वेश्चंस विद यू, हैंड रेज करना है आप लोगों को एंड आंसर करना है। रिवीजन तो होगा ना सबका, कल एग्जाम है हमारा, तब तो ये नहीं होना चाहिए रिवीजन नहीं है। बताओ। यस मैम रिवीजन है। चलो सबसे पहले सबसे लास्ट चैप्टर में आ गए हैं हम लोग। मेरे को बताओ एक्रोमेगैली किसकी वजह से कोज होता है? एक्रोमेगैली इज कोज ड्यू टू ग्रोथ हार्मोन। वंशिका एक्रोमेगैली को एक्सप्लेन करेगी। मैं ना साथ साथ लिखती भी रहती हुई है ताकि आप लोगों को आइडिया रहे हम क्या पढ़ रहे हैं। मैम अगर आंसर देना है तो हैंड रेज करें ना, या हाँ फिर डायरेक्ट हैंड रेस भी कर सकते हो, डायरेक्टली आंसर भी बता दो वो भी चलेगा। पर अब तो बहुत कम ही बच्चे, अब खुद भी बोल सकते हो फटाफट से। जब ह्यूमंस के अंदर ग्रोथ हार्मोन बहुत एक्सेस में हो जाता है, उसको बोलते हैं हम एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली। के डिस्प्रोपोर्शनेट ग्रोथ होती है इसके अंदर या प्रोपोर्शनेट ग्रोथ होती है? डिस्प्रपोर्शनेट। डिस्प्रोपोर्शनेट ग्रोथ होती है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मेरे को बताओ, किस हार्मोन के विथड्रॉ की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल इमीडिएटली स्टार्ट हो जाती है? थायराइड हार्मोन। ये डेफिशिएंसी होती है, ये एक्सेस होता है? एक्सेस होता है। मैम विड्रॉल अगर हम कर दे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ग्रोथ को तो हार्मोन उससे एक्सेस होता है। एग्जैक्टली। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का अगर आप एकदम से इमीडिएट विथड्रॉल करोगे, देन इट विल बी इमीडिएट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। यस मैम। राइट। चलो अब मेरे को बताओ हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन कौन सा होता है? टीसीटी। थायराइड कैल्सिटोनिन। टीसीटी। एंड हाइपरकैल्सिटोनिन, हाइपरकैल्सेमिक हार्मोन, हाइपरकैल्सेमिक पैराथायराइड हार्मोन। टीटीएच लिख दो उसको। ठीक है। व्हाट इज ग्रावेज डिसीज? ग्रावेज डिसीज क्या होती है? एक्सेस सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। गुंजन, हिमा, यस मैम थायराइड हार्मोन का एक्सेस सिक्रीशन हो जाता है। मतलब दिस इज द कंडीशन ऑफ हाइपर यस मैम थायराइडिज्म। कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड कॉज होता है। स्पेलिंग इग्नोर करना बच्चों, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में लिख रही हूँ। ये हो गया। मेलेटोनिन। पीडीएफ भेजोगे तो ये स्लाइड भी एडिट होगी ना? हाँ ये स्लाइड है। मेलेटोनिन कौन सा ग्लैंड से सिक्रेट होता है? क्या पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड 24 आवर डायurnal रिदम बनाए को रखने के मेंटेन लिए, करता है। स्लीप रिदम साइकिल को मेंटेन करके रखता है। वेरी गुड। एडीएच एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वैसोप्रेसिन भी इसे बोलते हैं।
एब्जॉर्प्शन करता है वाटर का स्मॉल इंटेस्टाइन से, उसको प्रिवेंट करता वाटर है। लॉस को रिड्यूस कराता है यूरिन में, यूरिन के अंदर वाटर लॉस को रिड्यूस कराता है। अगर एडीएच की डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सी डिसीज हो जाती है? डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस। इंसिपिडस। और डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है? मैम उसमें इंसुलिन की वजह से होता है वो। डायबिटीज मेलाइटस, लेट्स सपोज कि किसी कोई पेशेंट है, उस पेशेंट के यूरिन में सबसे ज्यादा ग्लूकोज आ रहा है, वो एक्सक्रीट करता है ग्लूकोज, यही तो होता है ना, यूरिन के अंदर ग्लूकोज आता है। यस मैम, और क्यूम उस बॉडीज। देखो एक पेशेंट है, उसके यूरिन में सबसे ज्यादा ग्लूकोज आ रहा है एंड हमने उसको क्या कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट पे रखा हुआ है, तब भी वो पेशेंट एक्सक्रीट कर रहा है ग्लूकोज इन हिज यूरिन। क्या केस हो सकता है वो? मेलाइटस। ये सर्ची दोबारा रिपीट कर। पेशेंट डायबिटीज मेलाइटस है, एक्सक्रीट करता है यूरिन इन ग्लूकोज, यूरिन में ग्लूकोज आता है, उसको हमने कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट पे रख दिया, तब भी वो ग्लूकोज ही एक्सक्रीट कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से क्या बन जाता है? कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च। सोचो, अगर हमारी बॉडी में हम ग्लूकोज का इंटेक नहीं कर रहे हैं, हम ग्लूकोज का इंटेक नहीं कर रहे हैं, तो ग्लूकोज कहाँ से आता है हमारी बॉडी में? मसल से ना। स्टार्च से कन्वर्ट। मसल से। मसल से जो फैट्स होगा वो कैटाबोलाइज हो एडिशनल जाएगा प्रोटीन। इन एडिपोज टिश्यू टू फॉर्म द। आया समझ में क्वेश्चन? यस मैम। सबको वो याद है, मैंने आपको बताया था कि हम लेट सपोज कोई इंसान डाइटिंग पे है या फास्टिंग पे है, तो सबसे पहले उसकी बॉडी का पूरा प्रोटीन जो होता है वो होता है सबसे पहला किसका रेस्पिरेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, सेकेंडली प्रोटीन, सॉरी फैट, थर्ड प्रोटीन। प्रोटीन होता है। प्रोटीन का रेस्पिरेशन उसको प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। यस मैम। बोलते हैं ना प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। और एक होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, एक होता है प्रोटोप्लाज्मिक, और एक फ्लोटिंग फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताओ? यस मैम आ रहा है। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन में प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, और फ्लोटिंग में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट फिर फैट। ठीक है, तो अगर हमने उसको कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट पे रखा हुआ है तो उसकी बॉडी क्या डिकम्पोज करना शुरू कर देगी? उसकी बॉडी का फैट, वहां से ग्लूकोज बनाएगी जो उसके यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो रहा है। समझ आ गया? यस मैम। चलो, यस मैम। तो ये वाला चैप्टर आपका, इसमें हाइपरथायराइडिज्म कंडीशन आपने बता दिया, ग्रेव्स डिसीज होता है, और मेलेटोनिन हो जाएगा आपका ट्राइएंसिफिलॉन सेक्रेटरी। एड्रीनल कॉर्टेक्स के अंदर 3 लेयर्स पाई जाती है, कौन कौन सी? ज़ोना फेसिकुलाटा, ज़ोना ग्लोमेरुलोसा, ज़ोना रेटिकुलारिस। ज़ोना ग्लोमेरुलोसा। सबसे बाहर ज़ोना ग्लोमेरुलोसा, मिडिल फेसिकुलेटा, इनर रेटिकुलारिस। रेटिकुलारिस। कॉर्टेक्स वाले रीजन से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं और मेडुला से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? कॉर्टेक्स से निकलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और एड्रिनल एल्डोस्टेरोन, और मेडुला से निकलता है एपाइनेफ्राइन एंड नॉरएपाइनेफ्राइन। एग्जैक्टली, मेडुला वाले रीजन से एड्रिनलिन, नॉरएड्रिनलिन
और कॉर्टेक्स वाले रीजन से कॉर्टिकॉइड। अब वो कॉर्टिकॉइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनिंग आगे हमने डिवाइड किया हुआ है मिनरल, मतलब ऑस्मोटिक बैलेंस बना रहे हैं तो उसको मिनरल और कॉर्टिकॉइड, ग्लूकोज का मेंटेन कर रहे हैं तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या फिर 6 कॉर्टिकॉइड, ऐसे उनका अलग अलग नाम रख दिया गया है। यही तो किया ना? यस मैम मैम। मैम एक हाँ क्वेश्चन बेटा, आता है बोलो बोलो बोलो। मैम एक क्वेश्चन आता है कि एड्रेनल ग्लैंड में से कौन सा पार्ट उसका कोई सा भी हार्मोन रिलीज नहीं करता? कौन सा पार्ट होता है वो? बताओ। मैम शायद से जोना करके ही है कुछ था। तीनों लेयर्स में से होता है। तीनों लेयर्स में से सबसे इनर वाली लेयर। जोना रेटिकुलरिस। वैसे वो 6 कॉर्टिकॉइड रिलीज करता है। यस मैम। न्यूरल वाले पार्ट पे आ जाओ, न्यूरल वाले पार्ट पे। अब न्यूरल वाले पार्ट में से वी ऑल नो कि इसमें से जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स थे वो तो कट हो चुके हैं, ईयर्स, आईज, नोज वगैरह यस सब कुछ। मैम। तो इसमें से जो मैक्सिमम वाला केस का हमारा बच जाता है, ब्रेन वाला पार्ट बच जाता है इसके अंदर, और बाकी न्यूरॉन में तो कुछ है ही नहीं। न्यूरॉन का कंडक्शन हमको पता ही होता है, सबसे पहले पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। पोलराइजेशन के लिए कितना थ्रेशोल्ड वैल्यू चाहिए होता है? अच्छा ये बताओ, रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है? रेस्टिंग पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल -60 मिलीवोल्ट, -60 मिलीवोल्ट रेस्टिंग पोटेंशियल होता है। मैम -7। 60 to 70 मान लो। एंड चलो ब्रेन वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछते हूँ। लेट्स सपोज एक क्वेश्चन है कि कोई एक इंडिविजुअल है, उसका पूरा ब्रेन का मेमोरी लॉस हो चुका है, उसका मेमोरी पूरा लॉस हो चुका है, तो उसका ब्रेन का कौन सा पार्ट डैमेज हुआ होगा? हाई ब्रेन। हाइंड ब्रेन? नहीं, हाइंड ब्रेन तो आपका रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिस्पॉन्सेस, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, इन सबको मेंटेन करके रखता है। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस तो आपका बॉडी टेम्परेचर, ईटिंग और ड्रिंकिंग विंकिंग ये सब कंट्रोल करता है। थिंकिंग एंड ऑल वाला पार्ट, थिंकिंग वाला पार्ट मैम कौन सा? सेरिब्रम। सेरिब्रम। भूल गए? सेरिब्रम वाला पार्ट ही ये फंक्शन करता है, आपकी मेमोरी, आपका कम्युनिकेशन, ये सब वो एसोसिएशन एरिया होता है ना वहां पे, वो वाला पार्ट मैनेज करता है। तो इसका मतलब सेरिब्रम में डैमेज आया होगा कहीं ना कहीं। यस मैम। ठीक है, तो याद रख, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ना आके। वॉमिट सेंटर कहाँ पे होता है? वॉमिट सेंटर किसको बोलते हैं? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा। एंड रेस्पिरेटरी सेंटर भी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है। जो हमारा हाइंड ब्रेन होता है, हाइंड ब्रेन आपका, उसके अंदर एक कैनाल होती है, उस कैनाल को क्या बोलते हैं? हाइंड ब्रेन के अंदर एक कैनाल, सेरिब्रल एक्विडक्ट। सेरिब्रल एक्विडक्ट। एक्विडक्ट। ठीक है। मैम वो हाइंड ब्रेन के अंदर होती है मिड ब्रेन? मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, मिड। मैंने हाइंड ब्रेन बोला था क्या क्वेश्चन में? यस मैम। मिड ब्रेन था, मिड ब्रेन। एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में अगर आपका लेट सपोज हमारी जो बॉडी है वो क्या नहीं कर पा रही है, वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रही है,
किडनी के थ्रू वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, तो नेफ्रॉन की किस पार्ट के अंदर डिसफंक्शनिंग होगा? डीसीटी। डीसीटी या लुपोफेनले? मैम लुपोफेनले। सोच के बताना। बाकी तो इस वाले चैप्टर से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? लुपोफेनले 6,000 to Tidal 8,000। मैम 500 होता है वो पर 500 मिनट होता में होता है 6000 to 8000। टाइडल वॉल्यूम इज 500। यस मैम। ठीक है। क्यूआरएस वेव हमको क्या रिप्रेजेंट करती है? पी क्यू आर एस वेव होते हैं ना, उसमें क्यूआरएस वेव वेंट्रिकल Depolarization of ventricle। डीपोलराइजेशन ऑफ। और कॉन्ट्रैक्शन। पी वेव क्या बताती है? पी वेव एट्रियल मैम P या T? पी पी एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल। और टी वेव Repolarization of ventricle। repolarization of ventricle। हमारे हार्ट तक, क्वेश्चन ध्यान से समझना, हार्ट तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आता है? Pulmonary artery। बाकी लोग वेना कावा। अच्छा, आर्टरी और वेन में जब मैंने आपको पढ़ाया था एक डिफरेंस बताया था, हार्ट से ओरिजिनेट कौन होता है, आर्टरी या वेन? आर्टरी। हार्ट से ओरिजिनेट। और टिश्यूज से ओरिजिनेट कौन होता है? वेन। तो बस ऐसे याद रखना। लेट्स सपोज ये आपका हार्ट है, ठीक है, और ये आपका टिश्यू है। रफली बता रही हूँ अभी। टिश्यूज से ओरिजिनेट हो रही है कौन? वेन्स। हार्ट से ओरिजिनेट हो रही है आर्टरी। आर्टरी। तो हमको यहां से ब्लड लेके आना है कहाँ तक? हार्ट हार्ट तक। बिकॉज मैंने बोला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज से हार्ट तक आएगा। तो अपर बॉडी वाला कौन लेके आएगा? सुपीरियर वेना कावा। और नीचे वाली बॉडी से, लोअर बॉडी से इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। और तो इसका मतलब जो हमारी वेन है, वेन आइडियली कैसा ब्लड लेके आ रही है? टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड। और ये आर्टरी है, ये आर्टरी यहाँ से ब्लड कहाँ लेके जा रही होगी? टिश्यूज में। लंग्स में भी लेके जाएगी और बॉडी पार्ट्स में भी, बॉडी में भी लेके जाएगी। तो जो लंग्स तक लेके जा रही है, आर्टरी यहाँ से निकल रही है, लंग्स तक लेके जा रही है, इसका नाम क्या होगा? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड लेके जा रही है? डीऑक्सीजनेटेड। लंग्स तक लेके जा रही है, लंग्स तक। दिस इज डीऑक्सीजनेटेड। तो और हमारी जो पल्मोनरी वेन होगी, ऑक्सीजनेटेड लेकर आ रही है ब्लड लंग से हार्ट। ऑक्सीजनेटेड ले आ रही है, क्योंकि वो लंग्स से ओरिजिनेट हो रही है ना। वेन हमेशा, ये बस ये ध्यान रखना, आर्टरी हार्ट से ओरिजिनेट होगी और वेन टिश्यूज से। वेन टिश्यू से। तो अगर लंग से हार्ट तक लेके आ रही है, लंग से हार्ट तक, तो लंग से हार्ट तक कैसा ब्लड आएगा? डीऑक्सीजनेटेड तो आने से रहा, ऑक्सीजनेटेड आएगा हार्ट तक। तो और लंग से ओरिजिनेट हो रही है तो वो वेन होगी हमेशा, और लंग से आने वाली का नाम पल्मोनरी ऐड कर देते हैं आगे, बस। ठीक है। यस मैम। चलो, ये समझ में आया। कॉर्डेट टेंडन है क्या होता है? कॉर्डेट टेंडन है मैम वो जिससे वो अटैच होते हैं बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। आपकी जो वेंट्रिकल्स की जो इनर वॉल्स होती है ना, उससे अटैच होती है, जो आपकी बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्स को ओपन करने का काम करते हैं।
सबसे पहले सिग्नल ऐसे नोड में आता है, ऐसे नोड से एवी, एवी से एवी के बाद पुरकिंजी फाइबर्स और फिर हार्ट बीट। दोबारा बताओ, रिपीट अगेन। एसएन से एवीएन में। बंडल ऑफ हिस कहाँ गया हर्षिका? ऐसे नोड से सिग्नल एवी में आया, एवी से किसके पास आएगा? बंडल ऑफ हिज, फिर पुरकिंस फाइबर। सही है गुंजन? इस वाले चैप्टर को रिवाइज करना एक बार अच्छे से, ठीक है? ओके। टाइडल वॉल्यूम्स पे आ जाओ। टाइडल वॉल्यूम में सिर्फ आप लोगों को देखो याद रखें सिंपल तरीका। सबसे पहले हम वॉल्यूम्स के बारे में बात करते हैं। कैपेसिटी क्या होता है? कैपेसिटी इज आर द मोर देन वन वॉल्यूम, जब एक से ज्यादा वॉल्यूम को लेके हम बात करते हैं। टाइडल वॉल्यूम 500 ml। ml में याद रखना है इसको, पर मिनट वाला मत याद रखना हर्षिका, उसमें कंफ्यूजन होगा, ठीक है? 500 ml टाइडल वॉल्यूम। फिर IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 300, 2500 से 3000। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 और रेजिडुअल वॉल्यूम फिर 1100 से 1200। तो सीक्वेंस याद रखना, टीवी टाइडल वॉल्यूम, IRV, ERV एंड देन आरवी। RV। सिर्फ ये चार ही तो याद रखनी होती है हमको। तो टीवी कितनी है हमारी? 500, IRV 2500 से 2500 3000, 1000 से 1100 और 1100 से 1200। हो गया याद हमको? यस मैम। ठीक है। इंस्पायरेशन में कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। और एक्सपायरेशन में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। अपोजिट है बिल्कुल। इंस्पायरेशन में आई के साथ ई वाली और ई के साथ आई वाली मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है? हमारे लंग्स को दो लेयर कवर अप करके रखती है, कवरिंग ऑफ लंग्स। प्लूरल मेम्ब्रेन। आउटर वन वाली कौन सी, जो रिब्स के कांटेक्ट में होती है, वो कौन सी होती है? आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। पैराइटल प्लूरा। और इनर वन इज विसरल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा। ओके डन। गैसियस हार्मोन कौन सा होता है हमारे पास? एक इथाइलिन। गैसियस हार्मोन इथाइलिन, ठीक है? दो हार्मोन से जो एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होता है, कौन कौन से? हम ABA एंटागोनिस्ट है GA के। वेरी गुड। कौन सा हार्मोन है जो सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है? डॉर्मेंसी को ब्रेक कर रहा है, इट मींस जर्मिनेशन को हेल्प कर रहा है, सीड को जर्मिनेट करने में हेल्प कर रहा है, इनिशिएशन करा रहा है जर्मिनेशन का, मतलब सीड को पका रहा है, पकने में हेल्प कर रहा है। डॉर्मेंसी ब्रेक कर रहा है सीड को बोल रहा है भाई तुम पक जाओ, जल्दी से जर्मिनेट कर जाओ। इथाइलिन। इथाइलिन को ही तो बोलते हैं ना, जो पकाने में लिए अगर आपको कोई फ्रूट है, रॉ फ्रूट है, उसके ऊपर इथाइलिन डाल दो गैसियस हार्मोन तो पक जाएगा फ्रूट। तो ऐसे याद रखना, डॉर्मेंसी को ब्रेक करेगा और किसको इनिशिएट करेगा? जर्मिनेशन। एग्जैक्टली। और अगर हमको अपने जो शुगर केन है उसकी इल्ड को बढ़ाना है तो कौन सा हार्मोन यूज करेंगे? जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिन का। शेप इंप्रूव करनी है फ्रूट्स की, ऑक्सिन। जिब्रेलिन का यूज करेंगे। जिब्रेलिन यूज करेंगे। एप्पल की शेप्स मेंटेन करता था जिब्रेलिन। सेनेसेंस को कौन डिले करता है? साइटोस। जिब्रेलिन ही करता है, क्योंकि रिलेट करो, देखो जिब्रेलिन का काम है इल्ड को इंप्रूव करना, इल्ड बढ़ाना, मतलब वो अपना फायदा देखता है जिब्रेलिन, तो अपना फायदा देखता है, इल्ड बढ़ाएगा, तो सेनेसेंस को तो डिले करेगा ही ना, करे ना, वो चाहेगा कि भाई जो मेरे फ्रूट्स वगैरह हैं वो बहुत लेट बूढ़े हो, उनका एजिंग डिले हो जाए, करेगा ना। शेप इंप्रूव करेगा,
अच्छी अच्छी, बिकॉज उसको इल्ड बढ़ानी है, अपनी अपनी ग्रो करनी है, अपनी ग्रोथ करनी है, तो शेप इंप्रूव करेगा उसकी। अगर ग्रेप्स है तो ग्रेप्स की स्टॉक को बढ़ाएगा, क्योंकि ग्रेप्स की जितनी बड़ी स्टॉक होगी उतनी ज्यादा उसके ऊपर ग्रेप्स आएंगे, उतनी ज्यादा उसकी यील्ड बढ़ेगी ना। माल्टिंग प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है ब्रीविंग इंडस्ट्रीज में। माल्टिंग प्रोसेस समझते हो, जो ड्रिंक्स वगैरह बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको माल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। ड्राई करना है, फिर उसको जो भी प्रोसेस उसके अंदर चलता है, प्रमोट करता है। मॉल्टिंग को प्रमोट कर रहा है, शेप इंप्रूव कर रहा है, डिले करा रहा है सेनेसेंस, ये करना। ठीक है। एपिकल डोमिनेंस किस में देखा जाता है? ऑक्सीन। ऑक्सीन के अंदर एपिकल डोमिनेंस देखा जाता है। C4 साइकिल का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन सा होता है? C4 साइकिल में CO2 एक्सेप्टर, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। oxaloacetic acid. Oxaloacetic. I'm saying acceptor, not product. PEP, acetyl, PEP, phosphoenol pyruvate, PEP, एक्सेप्टर। और अगर मैं आपसे पूछूं C4 साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट, देन आप बोलोगे Oxaloacetic. सेम इन द केस ऑफ C3 साइकिल, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर और प्रोडक्ट, दोनों चीजें बताओ। Acceptor 5 carbon sugar, Rubisco, and product 3 phosphoglyceric acid. ये हो जाएगा आपका। हमारा जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस है 10 स्टेप प्रोसेस, सबको पता है। इस 10 स्टेप प्रोसेस में आपका एक स्टेप होता है जहां पे हम रिडॉक्स इक्विवेलेंट निकालते हैं। कौन से स्टेप से कौन से स्टेप में होता है रिडॉक्स इक्विवेलेंट? ट्रायोस फॉस्फेट, ट्रायोस फोस्फेट से ट्रायोस बिसफॉस्फेट बनाते हैं। जब ट्रायोस से ट्रायोस बिसफॉस्फेट जब बनता है उस सिस्टम। ठीक है। टोटल गेन कितना होता है एटीपी का ग्लाइकोलाइसिस में? 8, 2 एटीपी। 8 थोड़े ना मिलता है, 8 तो बाद में जाके मिलता है। टोटल स्पेंड हमारा 2 एटीपी का होता है। जो हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है उसमें हमारा क्या क्या गेन होता है? Only ATP. मैम ATP and ADP दोनों होते हैं। और अनएडी। साइक्लिक में सिर्फ ATP होता है। नॉन साइक्लिक में एटीपी भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है और एनएडीपी भी होता है। ठीक है। और साइक्लिक में सिर्फ एटीपी होता है। ठीक है, वेरी गुड। C3 साइकिल के 3 स्टेप होता है, सीक्वेंस में बताना तीनों स्टेप। कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। वेरी गुड। C4 साइकिल का साइट्स बताओ, कहाँ पे होते हैं C4 साइकिल की साइट्स? Mesophyll cells and bundle sheath cells. मेडोफिल सेल्स एंड बंडल शील सेल्स। फोटो रेस्पिरेशन की साइट्स, फोटो रेस्पिरेशन की साइट्स। मैम C4 में तो होता नहीं और C3 में मेसोफिल में होता है। फोटो रेस्पिरेशन की हर्षिका। फोटो रेस्पिरेशन की 3 साइट्स में होता है ना फोटो रेस्पिरेशन। गंजन भूल गए? मैम इसकी साइट नहीं पता। पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। आ गई याद? मैम एनसीईआरटी में नहीं है ना साइट्स? एनसीईआरटी ने साइट नहीं दी हुई है, लेकिन मैंने पढ़ाई है ना, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो क्या क्या है सबसे पहले? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। CPM, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड
माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। याद रहेगा। सीपीएम। यस मैम। रोबस्को जो हमारा एंजाइम है ये मोस्ट अबंडेंट माना जाता है, मतलब होल बायोस्फीयर में या एनिमल वर्ल्ड में? होल बायोस्फीयर। होल बायोस्फीयर में। एनिमल वर्ल्ड में कौन होता है? कोलेजन। कोलेजन। कोलेजन होता है, ठीक है। हमारा पीएस वन कितने वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है एंड पीएस2 कितने की? 700 नैनोमीटर एंड 700 and 680 680 respectively. एग्जैक्टली। पीडब्ल्यू एंगलमैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कौन सी एल्गी यूज किया था? ग्रीन एल्गा क्लैडोफोरा। क्लेडोफोरा एल्गी यूज किया था और साथ ही साथ एरोबिक बैक्टीरियाज भी यूज किए थे, क्योंकि ग्रीन एल्गी है वो फोटोसिंथेसिस कर रही होगी, वहां से ऑक्सीजन रिलीज करेगी, जहां पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा वहीं पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन और वहीं पे सबसे ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। तो किस लाइट में सबसे ज्यादा पाए गए थे एरोबिक बैक्टीरिया? ब्लू एंड रेड। ब्लू एंड रेड। और सबसे कम किस में मिले थे? ग्रीन। ग्रीन के अंदर मिले थे। वेरी गुड। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट एंड मिनरल न्यूट्रिशन तो नहीं पढ़ा होगा ना चैप्टर, या वो भी पढ़ के बैठे हो? मैम वो तो डिलीटेड है। टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्मेटा किस स्टेप में होता है? टर्मिनलाइजेशन ऑफ डायकाइनेसिस। और उसका साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व किस स्टेट में होता है? डिप्लोटिन। डिप्लोटिन। साइनेप्सिस किस स्टेज में होता है? जाइगोटीन। जाइगोटीन में। बाइवेलेंट क्लियरली विजिबल किस स्टेज में होता है? मैम वो भी जाइगोटीन में ही होता है। क्लियरली विजिबल दूसरी स्टेज में होता है पेकाइटीन। पेकाइटीन के अंदर। एग्जैक्टली पहली लाइन है। ड्यूरिंग दिस स्टेज बाइवेलेंट क्रोमोसोम नाउ क्लियरली अपीयर एज टेट्राड। ठीक है हर्षिका, एनाफेज और एनाफेज 1 में क्या डिफरेंस है? मैम एनाफेज डिफरेंस में, बिटवीन एनाफेज एंड एनाफेज 1। मैम एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं और एनाफेज में क्रोमैटिड्स। गुंजन। यस मैम उसमें सेंट्रोमेयर स्प्लिट नहीं होता एनाफेज 1 में, और एनाफेज में सेंट्रोमेयर स्प्लिट होता है। एग्जैक्टली। What is activation energy? What is activation energy? Minimum energy required to Convert a substrate into a product. yes और ma'am. एंजाइम क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को हाई अप करता है, लोअर डाउन करता है? low down करता है। लोअर डाउन करता है। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड कौन सा होता है? लिंकेज बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड। 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और एक न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट के बीच में? एन ग्लाइकोसिड। नो मैम वो तो शुगर और फॉस्फोएस्टर लिंकेज। फॉस्फोएस्टर। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट के बीच में? न्यूक्लियोग्लाइकोसिडिक। फॉस्फोएस्टर लिंकेज। और दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर, और यहाँ पे फॉस्फोएस्टर। ठीक है ओके मैम। और शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारे पास एक ग्लूकोज होता है, मतलब एक प्रोटीन होता है जो ग्लूकोज को सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। A protein which enable glucose to transport into cells. GLUT4. Very good, GLUT4. एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है लेक्टिन, उसका नाम क्या है? पिगमेंट होता है उसके पास, मतलब टाइप से एक ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? लेक्टिन। कॉन्कोवेलेंट ए। वेरी गुड, ठीक है।
प्रोटीन्स के बीच में लिंकेज तो पता ही है, पेप्टाइड यस मैम, लिंकेज पेप्टाइड दो लिंकेज। अमीनो एसिड्स के बीच में। ऑयल्स और फैट में से किसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है? ऑयल्स। फैट का कम होता है, फैट का ज्यादा ऑयल्स का लो होता है, ऑयल्स का लो होता है। एरेकिडोनिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं एक्सक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन? मैम 19। 19। एरेकिडोनिक का में इतना हो गया, और पाल्मिटिक में इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन 16। 16। वेरी गुड। हर्षिका समझ में आया ये एरेकिडोनिक पाल्मिटिक? ओके, ये हो गया हमारा। राइबोसोम को कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था एंड इन विच ईयर? जॉर्ज पैलेट, पैलेडी। 1953। यस मैम। एग्री सब? वायरस को क्रिस्टलाइन नेचर किसने डिस्कवर किया था? वायरस का क्रिस्टलाइन नेचर स्टैनली। 1935। WM स्टैनले ने किया था। और वायरोइड्स को किसने डिस्कवर किया था? थियोडीनर, 1971। थियोडायर ने। कल ही याद कराई ये सारी चीजें तो मैंने आपको, है ना? Yes, ma'am. डायटम्स को ही हम चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन बोलते हैं। यस मैम। यस मैम। डायटोमिशियस अर्थ बनाते हैं। डायटोमिशियस अर्थ बनाते हैं, उनकी जो आउटर लेयर होती है सिलिका, वही सिलिका लेयर डिपॉजिट हो जाती है, इंडेस्ट्रक्टेबल होती है, इंडिस्ट्रक्टेबल। और सॉइल की पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन इन सब यूज कराई जाती है। ठीक है, हमारे जो WBCs होते हैं उनकी शेप कैसी होती है? अमीबॉइड। अमीबॉइड शेप होती है। वेरी गुड। फिम्ब्री का फंक्शन क्या होता है? फिम्ब्री अटैचमेंट, ओवुलेशन। अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। मैम हमारे एक बार वो सिंपल बता टीचर्स, दीजिए मैम, वो डीएनए जब बैक्टीरिया से एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन। और जब बैक्टीरियोफेज ट्रांसफर करता है एक बैक्टीरिया से दूसरे में तब? ट्रांसडक्शन। ओके मैम। ट्रांसडक्शन। ठीक है। ओके, तो ऑलमोस्ट सारे आप लोगों को चीज रिवाइज हो ही गया। जितना जितना मैंने कराया ना, इसको मैक्सिममली आप लोग कर लेना ऐसे ही रिवाइज, एंड विल ट्राई कि हम लोग ना ऐसे रिवीजन करते रहा करेंगे सिर्फ ड्रॉपर्स वाले बच्चों के साथ। ठीक है, एंड कल वाले टेस्ट के लिए बच्चों ऑल द बेस्ट। अच्छे से टेस्ट देके आना, और एक चीज याद रखना, देखो जितने भी आप ये टेस्ट दे रहे हो